आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं, समय में पीछे 7वीं सदी के भारत में। जी हाँ। और हमारे गाइड हैं ह्वेनत्सांग या xuanzang, एक चीनी यात्री। हम उनके लिखे हुए विवरणों के आधार पर उस दौर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सोचिए, मतलब एक चीनी बौद्ध भिक्षु ज्ञान की खोज में हजारों किलोमीटर चलकर भारत आ रहा है, पहाड़, रेगिस्तान सब पार करके। हाँ, ये अपने आप में ही एक कहानी है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से हम उस जमाने के भारत की एक तस्वीर बना पाएं। वहाँ का समाज कैसा था, संस्कृति, शिक्षा, राजनीति, जैसा ह्वेनत्सांग ने अपनी आंखों से देखा। जी, जो उन्होंने महसूस किया और लिखा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर ह्वेनत्सांग ने 629 ईस्वी के आसपास चीन छोड़ा ही क्यों? भारत में ऐसा क्या था जो उन्हें यहाँ खींच लाया? देखिए, इसकी वजह काफी गहरी थी। मतलब सबसे अहम कारण तो था बौद्ध धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको सीधे सोर्स से समझना। अच्छा। उस समय चीन में बौद्ध धर्म काफी फैल चुका था। हाँ। पर ज्यादातर जो ज्ञान था वो अनुवादों पर आधारित था। हाँ, अनुवादों में तो अर्थ बदल सकता है। बिल्कुल। और ह्वेनत्सांग को एहसास था कि कहीं ना कहीं मूल बात, जो असली भावना है, वो शायद खो रही है। वो सीधे स्रोत तक जाना चाहते थे। यानी वो ट्रांसलेशन से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें ओरिजिनल चाहिए था। हाँ बिल्कुल। वो उन जगहों को देखना चाहते थे जहाँ बुद्ध रहे, जहाँ उन्होंने उपदेश दिए। उन बड़े मठों, विश्वविद्यालयों में जाना चाहते थे जहाँ बौद्ध धर्म अपने शिखर पर था। तो ये सिर्फ एक अकादमिक खोज नहीं थी। नहीं। ये उनके लिए एक बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी थी, ज्ञान भी और आस्था भी। भारत उनके लिए बौद्ध धर्म की जन्मभूमि थी, कर्मभूमि थी। सही बात है। तो जब वो इतनी मुश्किल यात्रा के बाद यहाँ भारत पहुंचे, तो उन्होंने यहाँ क्या देखा? क्या कोई एक बड़ा यूनिफाइड साम्राज्य था उस वक्त? नहीं, देखिए, उनके जो विवरण है वो एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। 7वीं सदी का भारत राजनैतिक तौर पर कई राज्यों में बटा हुआ था। अच्छा, मतलब एक देश जैसा नहीं। हाँ, जिसे हम आज भारत कहते हैं, वो उस वक्त कई अलग अलग राजाओं के अधीन था। ह्वेनत्सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में, जिसे सीयूकी कहते हैं, हाँ, पश्चिमी जगत का वृत्तांत, जी, उसमें उन्होंने कई राज्यों का जिक्र किया है। उनकी राजधानियां कौन सी थीं, राज्य कितने बड़े थे, उनकी सीमाएं कहाँ तक थीं, ये सब। तो ये तो एक तरह से उस जमाने का पॉलिटिकल मैप जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। और सिर्फ पॉलिटिकल मैप ही नहीं, उन्होंने हर राज्य की अपनी खासियतें बताई। वहां का प्रशासन कैसा था, कानून व्यवस्था कैसी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने नदियों का जिक्र किया, गंगा, यमुना, सिंधु, पहाड़ों का, जंगलों का, और जो अहम व्यापारिक मार्ग थे, ट्रेड रूट्स, जी, उनका भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और ये रास्ते सिर्फ सामान के लिए नहीं थे, इन्हीं रास्तों से विचार, धर्म, संस्कृतियां भी आती जाती थीं। सही। उनके नोट से हमें ये अंदाजा लगता है कि कौन से इलाके खेती वाले थे, कहाँ व्यापार ज्यादा होता था, किन रास्तों पर यात्रियों का आना जाना ज्यादा था। ये सब उस वक्त की अर्थव्यवस्था और समाज को समझने में बहुत काम आता है। कमाल है। और ह्वेनत्सांग का रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि वो एक बाहरी नजर से देख रहे थे। जी। उन्होंने उस खंडित राजनीतिक सच्चाई को दर्ज किया जो शायद उस समय की किसी एक महान साम्राज्य वाली सोच से अलग थी। ये तो वाकई कमाल है कि एक अकेले यात्री के नोट से हमें उस युग का नक्शा और उसकी धड़कन दोनों का अंदाजा मिल जाता है। अच्छा, इस भौगोलिक और राजनीतिक नज़ारे के बीच लोग कैसे थे, उनकी आस्था, उनकी संस्कृति, खासकर ये देखते हुए कि ह्वेनत्सांग तो खुद बौद्ध भिक्षु थे। हाँ, और ये उनके विवरणों का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, वो खुद पक्के बौद्ध थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में ही नहीं लिखा। अच्छा। उन्होंने भारत में उस समय जो दूसरे धर्म चल रहे थे, जो पंथ थे, उनका भी काफी निष्पक्ष होकर जिक्र किया है। उन्होंने हिंदू धर्म के अलग अलग संप्रदायों का, उनके मंदिरों का, पूजा के तरीकों का उल्लेख किया है। कहीं कहीं जैन धर्म का भी जिक्र है। तो क्या उन्होंने ये देखा कि सब धर्म आराम से साथ रह रहे थे या कोई तनाव भी था? ज्यादातर तो साथ रहने की ही बात है, सह अस्तित्व की। हालांकि वो ये भी लिखते हैं कि कुछ इलाकों में बौद्ध धर्म का असर कम हो रहा था और हिंदू धर्म ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों और स्तूपों का जिक्र किया है। स्तूप यानी वो बौद्ध स्मारक जिनमें बुद्ध या किसी पवित्र व्यक्ति के अवशेष रखे जाते हैं। हाँ। उन्होंने ये भी लिखा कि कौन से मठ या स्तूप अच्छी हालत में थे और कौन से अब खंडर हो रहे थे। ओहो। जटिल धार्मिक माहौल की एक झलक देती हैं।
ये दिखाता है कि वो कितने जिज्ञासु थे। वो सिर्फ वो ही नहीं देख रहे थे जो वो देखने आए थे। सही कहा। इस धार्मिक माहौल के बीच ज्ञान और विद्या का क्या हाल था? क्या ऐसे केंद्रों ने भी उनका ध्यान खींचा? हमने नालंदा के बारे में बहुत सुना है। बिल्कुल। और नालंदा को तो ह्वेनसांग के विवरणों ने एक तरह से अमारी कर दिया है। हाँ, उन्होंने नालंदा महाविहार का इतना शानदार, इतना विस्तृत वर्णन किया है। आप सोचिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि बाहर से भी। हाँ, चीन, कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ सबसे हजारों छात्र और विद्वान पढ़ने आते थे। हजारों छात्र उस जमाने में, ये तो अविश्वसनीय लगता है। ना? अनुमान है कि वहाँ करीब 10,000 छात्र थे और 1,500 के आसपास शिक्षक। बाप रे। ह्वेनसांग ने वहाँ के जो आचार्य थे, उनकी विद्वत्ता, उनके चरित्र, उनके पढ़ाने के तरीके की बहुत तारीफ की है। उन्होंने वहाँ के विशाल लाइब्रेरी का जिक्र किया है, धर्मगंज। धर्मगंज। जी, कहते कई इमारतों में फैली थी वो लाइब्रेरी, अनगिनत पांडुलिपियां थी वहाँ। कुछ वहां की पढ़ाई या रूटीन के बारे में भी लिखा उन्होंने। हाँ, बताया है कि नालंदा में एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल था। एंट्रेंस टेस्ट बहुत कड़ा होता था। 10 में से मुश्किल से 2 या 3 ही पास हो पाते थे। अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड बहुत हाई था। बहुत ज्यादा। और वहां सिर्फ बौद्ध दर्शन ही नहीं पढ़ाते थे, वेद, तर्कशास्त्र, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और भी कई विषय थे। उन्होंने वहां की अनुशासित जिंदगी, डिबेट्स की जो परंपरा थी और ज्ञान के लिए जो गहरा समर्पण था, उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। नालंदा उस समय सिर्फ भारत का नहीं, पूरे एशिया का एक बड़ा बौद्धिक केंद्र था। और ह्वेनसांग ने खुद वहां पढ़ा भी और पढ़ाया भी। ये सोचना ही कितना रोमांचक है, नालंदा जैसी जगह, इतनी धार्मिक विविधता। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी, उसकी जिंदगी कैसी थी? क्या ह्वेनसांग की नजर महलों और मठों से हटकर आम गली कूचों तक भी पहुंची? हाँ, बिल्कुल पहुंची। ये उनके विवरणों की एक और खास बात है। उन्होंने आम लोगों के रहन सहन पर भी ध्यान दिया। अच्छा, क्या लिखा है? उन्होंने भारतीयों के पहनावे का जिक्र किया है, जैसे कि ज्यादातर लोग बिना सिले कपड़े पहनते थे, जिन्हें शरीर पर लपेट लेते थे। हालांकि सिले हुए कपड़े भी थे। अच्छा। खान पान के बारे में भी लिखा है, जैसे लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कम होता था, कुछ तरह के मांस से परहेज किया जाता था। और समाज, कास्ट सिस्टम वगैरह, उसके बारे में कुछ? हाँ, उन्होंने सामाजिक ढांचे का जिक्र किया है। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा, क्षत्रियों का शासन, वैश्यों का व्यापार, शूद्रों की सेवा, इन सब का उल्लेख है। उन्होंने अलग अलग व्यवसायों के बारे में भी लिखा है। किसान, कारीगर, व्यापारी, उनकी क्या स्थिति थी, शहरों और गांवों की जिंदगी कैसी थी, घर कैसे बनते थे, लोगों का स्वभाव कैसा था। स्वभाव क्या लिखा? लिखा है कि आमतौर पर लोग न्यायप्रिय और ईमानदार होते हैं, लेकिन थोड़े गुस्सैल भी हो सकते हैं। साफ सफाई की आदतों का जिक्र है, रीति रिवाजों का जिक्र है। सही है। ये छोटी छोटी जो डिटेल्स है ना, जी। यही उस समय के समाज को हमारे सामने जिंदा कर देती हैं। उनकी बाहरी नजर थी, तो उन्होंने शायद वो चीजें भी नोट कर लीं जो स्थानीय लोगों के लिए बहुत आम रही होंगी। सही कहा, ये तो सच में काफी डिटेल सोशल पिक्चर लगती है। अच्छा, अब जरा राजनीति पर वापस आते हैं। क्या उस वक्त कोई ऐसा बड़ा राजा या शासक था जिसने ह्वेनसांग को खास तौर पे इम्प्रेस किया हो? हाँ, बिल्कुल। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन। हर्ष का उन्होंने बहुत आदर के साथ और काफी विस्तार से जिक्र किया है। अच्छा, हर्षवर्धन जी। ह्वेनसांग काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहे भी थे और उनके साथ यात्राएं भी की थीं। उन्होंने हर्ष को एक बहुत ही काबिल, न्याय करने वाले, मेहनती और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा के रूप में दिखाया है। हर्ष के बारे में क्या खास बातें बताई उन्होंने? उन्होंने बताया कि हर्ष खुद भी विद्वान थे, कवि थे, संस्कृत में नाटक भी लिखे उन्होंने। अरे वाह। वो बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, लेकिन दूसरे धर्मों का भी आदर करते थे। ह्वेनसांग ने हर्ष की दानशीलता का खास तौर पर जिक्र किया है। दानशीलता कैसे? वो बताते हैं कि हर्ष हर 5 साल में प्रयाग यानी आज के इलाहाबाद में एक बहुत बड़ी सभा करते थे, महामोक्ष परिषद, और वहां वो अपना सब कुछ दान कर देते थे। सब कुछ? जी, अपना खजाना, अपने कपड़े सब, और फिर अपनी बहन से या सामंतों से वस्त्र मांगकर पहनते थे। कमाल है। हाँ, उन्होंने हर्ष के अच्छे प्रशासन का, उनकी सेना का और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर उनके कंट्रोल का भी वर्णन किया है। तो हाँ, भारत भले ही कई राज्यों में बटा था,
पर हर्ष उस समय के सबसे ताकतवर और प्रमुख शासकों में से एक थे। हर्षवर्धन की इतनी तारीफ की उन्होंने। क्या उनके विवरण में कहीं राजा की कमियों या उस वक्त की दिक्कतों का भी कोई इशारा मिलता है, या ये एकदम परफेक्ट तस्वीर है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, वेन सांग का जो विवरण है वो काफी हद तक तारीफ वाला है, शायद इसलिए भी कि वो हर्ष के राजकीय मेहमान थे। हाँ, ये हो सकता है। वो हर्ष की धार्मिकता, उनकी दानवीरता, उनकी विद्वत्ता पर ज्यादा जोर देते हैं। हालांकि उनके यात्रा वृत्तांत में कहीं कहीं यात्रा की मुश्किलें, कानून व्यवस्था की चुनौतियां, डाकुओं का खतरा, इन सब का भी जिक्र आता है। अच्छा। जी, जिससे पता चलता है कि सब कुछ एकदम आइडियल नहीं था। जैसे वो बताते हैं कि एक बार वो गंगा नदी पर डाकुओं के हाथ पड़ गए थे और उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी थी। अरे बाप रे, बच कैसे गए? किसी तरह बच निकले। तो इससे अंदाजा लगता है कि सफर कितना खतरनाक था इतने बड़े राजा के होते हुए भी। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर हर्ष के लिए उनका नजरिया बहुत सम्मानजनक है और उनका विवरण हमें हर्ष के राजकाल की एक बहुत जरूरी समकालीन झलक देता है। तो हमने वेनसांग की यात्रा के मकसद से लेकर उनके देखे हुए भारत के भूगोल, राजनीति, धर्म, नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र, आम लोगों की जिंदगी और हर्षवर्धन जैसे राजा तक की बात की। इन सब जानकारियों को अगर हम एक साथ देखें तो ह्वेनसांग के इस पूरे काम का, उनके सीयूकी का ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसे हम कैसे समझें? देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है, कई लेवल पर है। जी। पहली बात तो ये कि 7वीं सदी के भारत के बारे में जानकारी का ये एक बहुत ही कीमती और डायरेक्ट सोर्स है। हाँ, फर्स्ट हैंड अकाउंट। बिल्कुल। ह्वेनसांग ने जो देखा, सुना, अनुभव किया, उसे बहुत विस्तार से और बारीकी से लिखा। कई ऐसी बातें हैं जो हमें भारतीय स्रोतों में या तो मिलती ही नहीं या फिर इतनी साफ साफ नहीं मिलती। ये सिर्फ एक ट्रैवल लॉग नहीं, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल, उस काल के भारत का एक आईना है ये। दूसरी अहम बात है बाहरी नजरिए की। ह्वेनसांग विदेशी थे, उनका अपना कल्चर था। हाँ। इसलिए उन्होंने उन चीजों को भी नोटिस किया और लिखा जो शायद उस समय के भारतीयों के लिए बहुत आम रही होंगी और जिनका जिक्र करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा होगा। ये बाहरी नजरिया हमें अपने ही इतिहास को एक अलग एंगल से देखने में मदद करता है। जैसे वो छोटी छोटी सामाजिक बातें या रीति रिवाज। हाँ, वो भी, और बड़े पैटर्न भी, जैसे अलग अलग धर्मों का साथ रहना, शिक्षा का स्तर क्या था, या राजनीतिक बिखराव के बाद भी सांस्कृतिक जुड़ाव कैसे बना हुआ था। उनका विवरण हमें उस समय के भारत की जटिलता और उसकी समृद्धि दोनों को समझने में मदद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत सदियों से विचारों का, ज्ञान का, लोगों के आने जाने का एक सेंटर रहा है। सही बात है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो यहाँ से बहुत सारी पांडुलिपियां चीन ले गए, उनका अनुवाद हुआ और उन्होंने पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये यात्रा एक तरफा नहीं थी, इसका असर दोनों तरफ हुआ। तो ह्वेनसांग के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने 7वीं सदी के भारत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की। एक ऐसा देश जो राजनीतिक रूप से शायद टुकड़ों में था, पर जहां ज्ञान, धर्म और संस्कृति की धाराएं लगातार बह रही थीं, जहां नालंदा जैसा केंद्र पूरी दुनिया को खींच रहा था और जहां हर्ष जैसे राजा कला और विद्या को बढ़ावा दे रहे थे। सचमुच ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि एक इंसान की ज्ञान की प्यास और उसकी यात्रा से निकली जानकारी आज 14 सदियों बाद भी हमें इतना कुछ सिखा सकती है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ पुराने तथ्य नहीं है, बल्कि उस समय के समाज की सोच, उसकी उपलब्धियों और उसकी चुनौतियों को समझने की एक खिड़की है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। ह्वेनसांग ने ज्ञान की खोज में इतनी मुश्किल, जान जोखिम में डालने वाली यात्रा की। वो मूल स्रोत तक पहुंचना चाहते थे, सच को उसकी गहराई में समझना चाहते थे। हाँ, आज हमारे पास जानकारी का भंडार है, दुनिया भर का ज्ञान एक क्लिक पर मौजूद है। लेकिन क्या हम में ज्ञान के लिए वो जुनून, वो गहराई से जानने की इच्छा और वो समर्पण बचा है जो ह्वेनसांग ने दिखाया था? या हम सिर्फ सूचनाओं की सतह पर ही तैर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।